इंतहा हो गई इंतजार की। ये आईएमएफ क्यों हमें छेड़ा भाई? क्यों आईएमएफ हमें तंग कर रहा है भाई? बता दे यार, क्यों लोगों को सस्पेंस में आग में टांग रखा है? ना आरिया है ना जारिया है, बस खड़ा खड़ा मुस्कुरा रिया है। और इस चक्कर में मुल्क की मईशत को जो नुकसानात हो रहे हैं उसमें अगर आप देखिए तो डॉलर की कदर के अंदर अजीब किस्म की एक हमने रविश देखी है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर झटके मार रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान खुलांच हो जाएगा। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि आईएमएफ मुतमईन है। ओ भाई, जो भी मामलात हैं उनको जिस भी शक्ल में है वाज़े करके हमारे सामने रखो। अभी भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है तो एक झटके में बढ़ाओ, बस ख़त्म करो। ये रोज़ रोज़ की टेंशन अब ख़त्म होनी चाहिए कि अब 20% हो गया, अब वो इसरार करेंगे जनाब 24% कर दो। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ में नहीं आएगा, उनकी फहम से बाहर की चीज़ है। दरअसल क्या है कि जदीद आज़ाद मईशत में एक बहुत ही अहम शख्सियत गुजरी है जिसका नाम है फिशर। सुना हो कभी आपने नाम? फिशर एक माहिर इक्तिसादियात था जिसने शरह सूद का जो एक खाका था, फार्मूला था, वो उसने बनाया। उसके फार्मूले के तहत जो भी शरह सूद या शरह मुनाफा एक मुल्क के अंदर बैंकारी निज़ाम में होगा वो महंगाई की शरह से ज़्यादा होगा। नहीं, उसने पाबंद कर दिया। आप मेरी बात नहीं मानो ना, आप तो इंटरनेट है आपके पास, फ़ोन खोलो, इसमें फिशर लिखो, आपको फिशर की सोच और फिक्र आपके सामने आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट की थ्योरी भी आपके सामने आ जाएगी। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कैपेम या कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल निकाल लें। थोड़ा बोरिंग बातें हैं लेकिन समझने की कोशिश करो, इन ताजिर सनतकारों को समझ नहीं आएगी। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब लोग कॉलेज में क्लास में बैठकर लड़कियों को पर्चियों पर अपने फ़ोन नंबर लिख लिख के दिया करते थे, मैं उस वक्त के ऊपर टीचर की बातें सुन के ना नोट्स बनाता था। बड़ा बेवकूफ़ था मैं, पढ़ता लिखता था। मुझे क्या पता था इस मुल्क में पढ़ाई लिखाई का क्या काम? मुझे क्या पता था कि इंसान का वज़ीर मुशीर बनने के लिए जितना कम तालीम याफ्ता हो उतना ज़्यादा अच्छा है? मुझे थोड़ी पता था। मुझे तो लगता था कि भाई जो है मैं तालीम हासिल करूँगा, मेहनत करूँगा, काविश करूँगा तो इस मुल्क में तरक्की करूँगा। अब मुझे क्या पता इस कौम का मेयार फुसड्डी मेयार है, ये सिर्फ थर्ड क्लास लोगों को आगे जाने देते हैं, घोड़ा गधे की रेस में नहीं दौड़ सकता है ना। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैं तो मासूम था ना। तो मैं इक्तिसादियात के लेक्चर सुना करता था। जब उन्होंने फिशर की थ्योरी पढ़ाई इंटरेस्ट रेट की तो मैंने नोट्स बनाए कि अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है। तब ये जितने लोग थे जो आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्लास में बड़े कामयाब हैं, कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई वजीर है, ये लड़कियों को पर्चियों पे ना अपने फ़ोन नंबर लिख लिख के फेंका करते थे। कहते थे आज मैं तुझे घर छोड़ने जाऊँगा, आज मैं लेके जाऊँगा तुझे घुमाने। तब मैं पागल ये इन कामों में लगा हुआ था। अरे मैं भी उन कामों में लग जाता, आज मैं भी कहीं वजीर मुशीर लगा हुआ होता। कुछ गलत निकल गया। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। बात यह है कि इक्तिसादियात का शोबा एक साइंस है। फाइनेंस इज ए साइंस, इन लेमैन टर्म्स इट्स साइंस ऑफ मनी। तो बुनियादी बात यह है कि लबलबाब ये है कि हमारे ताजिर सनतकार जो हमें मामू बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि भाई महंगाई की शरह से शरह मुनाफा का ज़्यादा होना लाजमी है। अब इनको कौन समझाए? इनको समझ में ही नहीं आती बात। अब आप देखें ना, इनको समझ में क्यों नहीं आती? इनको समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि इनके पास या तो ये नॉलेज है नहीं, या है और ये खुद गर्जी की वजह से इसको भूले हुए। आप बोलेंगे सर माजी में भी तो ऐसा था। वो कहते हैं भाई आप जो है ना रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव कैसे रख सकते हो? बात उनकी सही है। हमारे वाले कहते हैं हमने भी तो माजी में रखा था, तब क्यों तकलीफ नहीं हुई? बेटा तब गुलामी मंजूर थी। ये बीच में जो दौरे पड़े ना तुम लोगों को, ये जो टीके मीके लगा के जोश में आके कहा ना कि हम नहीं मानेंगे, हम ये वो, और पूरी कौम जो है पागल हो गई और कह रहे हैं कि जनाब हम आज़ाद हैं और ये और वो, इनकलाब, अमिताभ की फिल्में याद आ गई।
जंजीरें तोड़ दी। तो ये ड्रामे जब आपने किए, इसके नतीजे में भाईजान हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब हम इतनी तुम्हारी मतलब बुरे तरीके से तुम्हें पीटेंगे माशी तौर पे कि तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम कितने गुलाम हो, कितने आज़ाद हो। अब आते हैं थोड़ी सियासी कशमकश पे। सियासी कशमकश और मईशत पर असरात। कल क्या ड्रामा हुआ यार, आप मुझे सच बताओ। पूरा संडे जाए, वो शुक्र है मैं संडे को काम करता हूँ। एक बात मैं बताऊँ, मैंने अपने उस्ताद से सीखा था कि छुट्टी वाले दिन काम किया करो, किसी और दिन छुट्टी कर लिया करो। संडे वाले दिन, पूरा संडे वाले दिन जाया किया इन्होंने। आ रहे हैं पुलिस वाले, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता पूछ के जा रहे हैं, यही पता है बंदा यहाँ रहता है, ड्रामे कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, अगर हम पकड़ना चाहें तो हम पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकेंगे। ये सब ड्रामा है यार, इसमें मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। ये जा रहे हैं इमेज दुनिया के अंदर। क्या इमेज जा रहा है आपका मुल्क के अंदर, आप बताओ। बात मैं यही कर रहा था आपसे कि मामलात IMF के साथ अब तय हो जाने चाहिए, या आर या पार, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। उसके साथ मैंने आपको बताया कि सियासी तौर पे जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इस वक्त अनरेवल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छे नहीं। देखिए, मैं वो बंदा था जिसने पहले कहा कि जी नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी है। ये कब मैंने कहा? जब PTI की गवर्नमेंट थी। किसी माई के लाल में दम नहीं था, सब लोग डरते घबराते थे PTI की हुकूमत से, PTI की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने से। आपको याद है मैं कैसा रिकॉर्ड लगाता था इनका, क्योंकि देखें बात में बिल्कुल लॉजिकल करता था और मैं इनका हमदर्द भी था। उसके बावजूद मैं इनका जितना रिकॉर्ड लगाता था कोई और नहीं लगाता था। किसी में जुर्रत नहीं थी कि ये बात करता कि भाई इसहाक डार साहब ने भी इकोनॉमी चलाई अपने दौर में। ये PTI की गवर्नमेंट के दौरान कहता था मैं बातें। कोई सोच सकता है PTI के खिलाफ आप अभी बात करें ना तो आपको इतनी गालियां देंगे कि आपके कान से धुएं निकल आएंगे। जब अपोजिशन में, जब गवर्नमेंट में बैठे हुए थे तब मैं ये बातें करता था। सोचो किस तरह का मैं ऑनस्लॉट फेस करता। लेकिन वो जानते थे PTI वाले कि भाई ये इसी तरह का आदमी ये बोलता है जो इसके दिल में आता है। अच्छा, साथ साथ देखे मैं देखे बात की, मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये कहने की कि नवाज शरीफ पॉलिटिकल रियलिटी है। तब इन्होंने पकड़ के नवाज शरीफ साहब को जो भी जिस तरह की भी मामला थे वो कर रहे थे उनके साथ। वो बेचारे बीमार भी थे, ये लोग नहीं मान रहे थे। और फिर आपको बताया कि कुलसूम साहिबा का बड़ा अफसोसनाक जो मतलब वो भी एक चैप्टर ही है, आप समझे। वो तब मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई आप समझें बात को, वो भी एक साबिक वजीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनको रिस्पेक्ट करें। आज के दौर में भी मैं यही बोलता हूँ कि इमरान खान एक साबिक वजीर आज़म है, ज़रा देख के चलो, अब गलतियाँ मत करो। देखें, मैंने बड़े बड़े सियासतदानों को, जो दुनियावी तौर पे जो बड़े सियासतदान हैं, उनको मशहूर होते देखा है। अगर आपने किसी को मशहूर कराना हो ना, आपको पता है रीमा मीरा किस तरह से मशहूर होते थे? अपने खिलाफ कोई खबर चलवा के, अपने खिलाफ कोई बात, खुद नहीं चलवाते थे, लोग चलवाते थे उनके खिलाफ, कोई ना कोई बात बना के, है ना, कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट करके खबरों में रहना। आप तो फ्री पब्लिसिटी दे रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूँगा कि इट्स हाई टाइम, ट्राई टू रियलाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, लेट्स फिक्स द इकोनॉमी। छोड़ो आप उसको, ये पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है आपकी। जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है, वीकेंड ये तगो-दो जो है ये बाद में भी चल सकती है। कम ऑन, फोकस, पीपल आर स्लीपिंग हंग्री एट नाइट। आप छोड़ो इसको, देखो ये वीकेंड के ऊपर टाइम पास हो गया ना लोगों का, आप तगो-दो करोगे और मशहूर होगा। छोड़ो, लीव इट। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, अगर कोई आपको गाली दे रहा हो, आपको मुगल्लज़ात बक रहा हो, आप वहां खड़े हो जाएं, उसको बुरा भला कहना शुरू करें, वो 4-5 चीजें और आपको बोल देगा। इंसान की इज्जत कोई नहीं रहेगी। आप किसी से अगर बेवजह वो आपसे भिड़ रहा है, आप उससे भिड़ना शुरू हो जाएं, तो यकीन करें एक बेवजह लात या थप्पड़ आपको भी पड़ जाएगा। छोड़े, फॉरगेट इट। आपने इकोनॉमी को ठीक कर रहा है, यकीन करें वोट इस चीज के पड़ेंगे, वोट इस चीज के नहीं पड़ेंगे। ये वेंडेटा है, वेंडेटा अपनी तरफ रखें। इस वक्त इकोनॉमी को फिक्स करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मैं बता दूं, इसहाक डार साहब जो है अच्छे संजीदा आदमी, आपने नोट किया होगा, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिजेस, ही इज नॉट बर्निंग ब्रिजेस। लेकिन आपको पता है एक ऑपोजिट फैक्टर भी है, वो भी पुश कर रहा है कि जी हम भी देख लेंगे इसको, इसने हमारे साथ बुरा किया। छोड़ो, दरगुजर करो, यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस। अभी देखें IMF भी यही वॉच कर रही है ना, जितना ज्यादा रश लगेगा। अब टीवी के ऊपर आपने क्या दिखाया? गवर्नमेंट को फायदा हुआ इस चीज का, गवर्नमेंट को इसका नुकसान हुआ। उन्होंने दिखाया रश लगा हुआ है, दुनिया इकट्ठी हुई है, उसके लिए जान देने के लिए आए हुए हैं उसको, जनाब उन्होंने
उसको कवर प्रोवाइड किया हुआ, व्हाट्स द एडवांटेज? गवर्नमेंट डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, फॉरगेट इट। आप ज़्यादा फोकस आपका ये होना चाहिए कि आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो जाने के बाद डॉलर की कदर कम हो, रमज़ान आने वाला है। देखो महंगाई हमारी कौम की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये भूल जाएंगे उस दौर में कितनी महंगाई थी, या आज की महंगाई को देखेंगे, ये कहेंगे इस हुकूमत में आया महंगाई बढ़ गई। यकीन करो, मैं आई कीप माई हैंड ऑन पीपल्स पल्स। मैंने लोगों की जो है नफ्स पे हाथ रखा हो, मैं उनसे पूछता हूँ बताओ यार क्या सोचते हो, क्योंकि हमारे लोग बहुत डरपोक हैं, पाकिस्तानी बहुत डरपोक लोग हैं, खुल के नहीं बोलते, जैसे मेरे साथ प्राइवेट गैदरिंग में बोल देंगे भले यार इससे बेहतर तो वो था। आप देख रहे हैं, आप ये अगर आपने कोई पॉलिटिकल बैटलफील्ड जीतनी है तो भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है यार, ये पाकिस्तान इज नेम ऑफ अ कंट्री, नॉट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज विल, सम वन विल विन, वन विल लूज, इट डजंट मैटर, इट डजंट फिल माई स्टमक, मेरा पेट नहीं भरता ये बारे में बातें करना। और यकीन करो ये सियासतदान ऐसे जिनके पीछे आप लड़ रहे हो ना, जिनके पीछे मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हो, भाई बहन आपस में लड़ रहे हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ आपके घर फातिहा भी पढ़ने नहीं आएंगे अगर कोई गुजर गया तो, फॉरगेट इट, इन चीज़ों में आप ना आएँ। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकील करीम डेडी साहब, जो कि मुल्क के मारूफ मैं कहूँगा कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि सरमायाकाराना माहौल के अंदर उनकी बातों का बड़ा वजन है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो। थैंक यू। अच्छा अकील करीम डेडी साहब, आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरह की अजीब किस्म की ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट हो गई है, मैं तो कहता हूं कि दोनों साइडों से अगर थोड़ा सा एक एक कदम पीछे हटा जाए तो बेहतर है। मुल्क की मईशत के लिए क्या ये अच्छा है जिस तरह की महाजराई हो रही है? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट तो हमने हमेशा से देखा है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है कि इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपकी एडवाइस बहुत अच्छी है। हम भी ये समझते हैं अगर ये बैठ जाते हैं तो अच्छी बात है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर इमरान खान कोई पॉजिटिव बयान दिए है तो उसको वेलकम करें और मामला को सेटल करें और आपस में बैठ जाएं। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमें तो इस वक्त बात करनी चाहिए ना इकोनॉमी, तो जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये सिचुएशन के ऊपर मैं समझता हूँ हमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसको मैं ये समझता हूँ कि मसाइल हमारे हैं, लेकिन ये मसाइल हमारे जो बढ़ गए हैं ना वो बिकॉज ऑफ आपने आईएमएफ से जो डिले किया है। अब गवर्नमेंट माशाल्लाह कह तो रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो हम इसको वेलकम करते हैं। अगर ये कर लेते हैं तो हमारी जो मसाइल है थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इशू जो है इन्फ्लेशन इशू जरूर है हमारा, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन इशू बिकॉज ऑफ आईएमएफ एग्रीमेंट ना होना ज्यादा खतरनाक। तो अब ये एग्रीमेंट कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि मामला तो बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। और आज ये सिचुएशन को ये तो नहीं है कि पाकिस्तान अकेला इस सिचुएशन में फंसा हुआ है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी फैली हुई है। पाकिस्तान तो इंशाअल्लाह ताला अपने क्राइसिस दूर कर सकता है, लेकिन उसकी लिए कंडीशन यही होगी कि भाई ये जो आईएमएफ से आपकी नेगोशिएशन है इसको क्लोज करें। जो बात वो कह रहे हैं, कौन सी बात वो आपको गलत कह रहे हैं, बस आपने एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा काम न करे कि पुअर के लिए मुसीबत। अच्छा एक चीज आपसे पूछनी थी अकील करीम डेडी साहब, आप उससे एक चीज आपसे पूछनी थी कि अब वो कहते हैं आईएमएफ वाले कि आप अपना रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होने दें, तो इन्फ्लेशन की परसेंटेज ये इस वक्त सब्जेक्ट नहीं है, ये इन्फ्लेशन फॉर द टाइम बीइंग है जी, ये कोई साल तक चलेगा नहीं। दुनिया की कमोडिटीज की प्राइस काफी नीचे आ चुकी है और रियल इंटरेस्ट रेट जो बात वो कर रहे हैं तो हमारे कोर इन्फ्लेशन को भी हमें देखना चाहिए और दुनिया को भी हमें देखना चाहिए, और ये सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन हम इंटरेस्ट रेट एक हद तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा हम अपनी इकोनॉमी को ज्यादा डैमेज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ हमने बाकी स्टेप्स बहुत अच्छे ले लिए हैं। हमने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है, हमने डीजल की प्राइस बढ़ा दी है, केरोसिन की प्राइस बढ़ा ली है, गैस की प्राइस बढ़ाई है, और इसका इम्पैक्ट बड़ा आएगा। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और ये इम्पैक्ट 2-3 महीने में आप खुद देख लेंगे। और हमारे अब डेफिसिट में भी कमी आना शुरू हो गई है। ठीक है, हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमें ठीक करने की जरूरत है, लेकिन अब हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है। ये तो हम सब समझ रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो हर आदमी को थोड़ी बहुत अब कुर्बानी देने की जरूरत है, एक्सेप्ट पुअर, क्योंकि गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इनके लिए हेल्थ, एजुकेशन और इनकी मिनिमम सैलरी। गवर्नमेंट ऊपर भले डबल टैक्स कर दे, मैं कहता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर पुअर को हमने सपोर्ट किया तो फिर हमारे लिए ज्यादा बेहतरी होगी। और हम समझते हैं कि ये काम इस वक्त गवर्नमेंट को करने की जरूरत है, चाहे वो ये गवर्नमेंट हो, चाहे इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आ जाए, इन सबको अब फोकस करने की जरूरत है। अब इस मुल्क की मिडिल क्लास को डेवलप करने की जरूरत है, तो ये काम अभी हमें करने की जरूरत है। अच्छा, आपका पसंदीदा शोबा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, यही आपकी वजह कामयाबी भी काफ़ी हद तक बना और वजह शोहरत भी। बात यह कि स्टॉक एक्सचेंज में तो लोग अब बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं, ओवरऑल रिटर्न। डिप्रेशन में क्यों गए हैं, उसकी वजह भी तो है ना। डिप्रेशन आप लोग कभी बात तो नहीं करते। इस मुल्क में जो फ्रॉड करता है, आप बता दें आप लोगों ने कब उनके खिलाफ प्रोग्राम किए? आप तो उन लोगों के खिलाफ प्रोग्राम लेके बैठ जाते जो साले बेचारे कुछ नहीं कर रहे होते, शरीफ लोग होते। तो आप भी पकड़े ना चोर डाकू, और फिर सेंट्रल बैंक है, SCCP है, क्यों छोड़ देते हैं इनको सालों को एक दफा लटका दे। हिंदुस्तान में मैनिपुलेशन होती है, लेकिन अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी वो टांगे चीर देते हैं। पाकिस्तान में ये पूछने वाला कोई नहीं है इनको। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है ना। अब हमारी मार्केट की $21 बिलियन हो गई है साइज, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास $6 बिलियन है, स्पॉन्सर के पास $8 बिलियन है, 14 बिलियन निकाल दो तो $7 बिलियन इसमें पाकिस्तान के सारे इदारे आ गए, सारे बैंक आ गए, सारे इंश्योरेंस आ गए और सारे इन्वेस्टर आ गए। तो मार्केट है कहाँ हमारी? तो भाई रेगुलेटर की जिम्मेदारी बनती है ना कि वहाँ लोगों को जो इन्वेस्टर आ रहा है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर अभी जो रेगुलेटर आए हैं, हम समझते हैं कि काबिल लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा रहा जो आदमी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के इंटरेस्ट से नुकसान पहुंचाता है उनकी क्योंकि हमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर को अगर हम उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर तो जाहिर बात है ना कि इस मार्केट का ना बेस बढ़ेगा ना कुछ बढ़ेगा। जाली लिस्टिंग करा के बैठ जाते हैं लोग, फिर अब क्या इनको बोले? अब थक गए हम तो बोल बोल के, बल्कि हमारी अपनी मैनेजमेंट के लोग भी कुछ करने को तैयार। आपके ख्याल से क्या ये स्टेप सही था कि स्ट्रेटेजिक स्टेक या एक तरह से जो हमारे मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज है वो हमने चाइना के साथ एक तरह से चाइना से हमने क्यों दी? चाइना को देने का तो मकसद था ना कि ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए कुछ काम करेंगे। अभी तक तो हमने देखा नहीं है इसको। मतलब एक तो ये कॉमर्शियल प्लॉट था, इसको इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया। ये काम हुआ और तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मोस्ट पीपल बिलीव के अरेंजर जो था वो बेसिकली वो उसका सबसे ज्यादा की रोल था। पहले भी आपसे बात हुई थी, लेकिन वो तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे जो अरेंजर्स थे। देखिए हम किसी को क्या कहेंगे भाई, प्रोफेशनल मैनेजमेंट बैठी है, सब कुछ वो कर रही है। अब उनसे सवाल करो ना कि भाई आप लोगों ने क्या किया। हम लोगों का तो अमल दखल है नहीं। हम तो 1% से ज्यादा ना शेयर अपने पास नहीं रख सकते। हमारे ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 1% से ज्यादा शेयर भी नहीं खरीद सकते। तो अभी इस पे हम क्या आपको कमेंट दे अपने यार। आपका बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बहुत ही अहम नुक्ता आपने हमारे सामने वाज़े किया और ज़ाहिरी बात है कुछ बातें आपने सख्त भी कहीं, वो आपके तई ज़ाहिरी बात है आपने गुफ्तगू की। यहाँ पर नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।